हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हिस्ट्री का टॉपिक है कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब। सिखिज्म में 10 गुरुज थे। लास्ट गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, इन्होंने बोला था कि कोई भी 11th गुरु नहीं होंगे। इंस्टेड जो सिखिज्म की होली बुक है गुरु ग्रंथ साहिब जी, उसी को ही गुरु कंसिडर करा जाएगा, इसलिए ही इस बुक के आगे गुरु वर्ड लगता है। तो गुरु गोविंद सिंह जी का मर्डर करवा दिया जाता है एंड इनके मर्डर के बाद जो सिख लीडरशिप है वो चली जाती है बंदा बहादुर जी के पास। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थे, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर थे। गुरु गोविंद सिंह जी के साथ मिलकर ही ये मुगल्स के अगेंस्ट वॉर वगैरह लड़ते थे। एंड गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम पर जो रूलर थे, मुगल एम्पर थे, वो थे बहादुर शाह। फिर आगे बंदा बहादुर जी के टाइम पर भी बहादुर शाह एम्पर रहेंगे। जो बहादुर शाह थे वो थोड़े से टॉलरेंट थे दूसरे रिलीजन्स के लिए, चाहे वो सिखिज्म था, चाहे वो जाट जो ग्रुप था उनके रिलीजन के लिए भी, चाहे मराठास थे, थोड़े से टॉलरेंट थे, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जो आगे फारूक सियार होंगे वो उतने ज़्यादा टॉलरेंट नहीं होंगे दूसरे रिलीजन्स के लिए, या फिर जितनी भी ये रीजनल पावर्स ग्रो हो रही थी उनके लिए टॉलरेंट नहीं थे। तो फारूक सियार की अब लड़ाइयाँ होंगी बंदा बहादुर जी के साथ। 1715 में इनके साथ वॉर होगी एंड 1716 में फिर बंदा बहादुर जी की डेथ हो जाएगी, इनका मर्डर हो जाएगा। अब जो सिख लीडरशिप होगी वो हो जाएगी लीडरलेस। देखिए, पहले तो गुरु गोविंद सिंह जी के बाद एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थे बंदा बहादुर जी, तो इन्होंने सारी लीडरशिप को अज्यूम कर लिया। सिखों की जो लीडरशिप थी इनके पास चली गई। बट आगे अब कोई भी स्ट्रॉन्ग इतना लीडर नहीं था सिखिज्म के लिए, तो सिख पॉलिटी अब बन जाएगी लीडरलेस। एंड कोई भी अगर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कोई भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लीडरलेस बनती है, तो हमें पता है क्या होता है। हमने मुगल्स के टाइम पर भी देखा था कि कैसे औरंगजेब के बाद सारे के सारे जितने भी आगे रूलर्स आएंगे वो इनकम्पिटेंट एंड अनवर्थी होंगे, तो जिसकी वजह से फिर रीजनल पावर्स का ग्रोथ होता है। सेम वे में जब सिखिज्म भी लीडरलेस हो जाएगा तो उस टाइम पर फिर फैक्शनलिज्म ग्रो हो जाएगा, मतलब कि जो सिखिज्म है उसमें डिविजन्स आना स्टार्ट हो जाएंगी एंड दो ग्रुपों में सिख जो होंगे वो बट जाएंगे। एक ग्रुप होगा बंदाई, ये लिबरल ग्रुप होगा, मतलब कि जिनकी सोच थोड़ी लिबरल होगी। एंड दूसरा जो तत् खालसा ग्रुप था ये ऑर्थोडॉक्स ग्रुप था, मतलब कि जो पुराने ख्यालों वाले होते हैं। सो दो ग्रुपों में अब सिख बट जाएंगे, लिबरल जो कि बंदाई थे एंड देन है तत् खालसा जो कि ऑर्थोडॉक्स ग्रुप थे। अब इस ग्रुप का ना ये जो डिवीजन हुआ था इसका एंड होना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जो सिख पॉलिटी थी वो डिसइंटीग्रेट हो रही थी। सिखिज्म में गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम पर एक पर्सन थे भाई मनी सिंह। अब इनका नाम इतना वैसे इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट क्योंकि ये स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है तो मैं बता रही हूँ। तो भाई मनी सिंह एक पर्सन थे जो कि गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम पर थे। तो इन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि सिखों को, ये जो फैक्शनलिज्म हो रहा है, डिविजन्स हो रही हैं सिखों में, इनको इस डिवीजन को ख़त्म करना इंपॉर्टेंट है। एंड ये काम फिर करते हैं भाई मनी सिंह जी 1721 में। बाद में फिर देखिए आगे एक ना दल खालसा ग्रुप बनेगा अंडर कपूर सिंह फैजलपुरिया 1784 में। अब ये नेम भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है। सो पहले कंसोलिडेट करते हैं सिखों को भाई मनी सिंह जी, जो कि फर्स्ट डिवीजन होता है उसके लिए काम करते हैं भाई मनी सिंह जी एंड इनको कंसोलिडेट करते हैं, इनको साथ में लेके आते हैं। फिर उसके बाद कपूर सिंह फैजलपुरिया जो होंगे वो भी सिखों को ऑर्गेनाइज करेंगे एंड वो एक नया ग्रुप बनाएंगे, एक नया नाम देंगे इस कंसोलिडेटेड जो सिख होंगे उनको। ये नाम था दल खालसा। इसका पर्पस क्या था कि जो सिखिज्म है उसको हमने पॉलिटिकली भी, कल्चरली भी एंड इकोनॉमिकली भी यूनाइट करना है, कंसोलिडेट करना है। ओके, ये जो ग्रुप होगा दल खालसा, इसके आगे दो सेक्शंस बनेंगे। एक सेक्शन होगा जो कि आर्मी के वेटरन लोग थे, मतलब जो कि एक्सपीरियंस्ड पर्सन थे, उनका एक अलग ग्रुप बनाया जाएगा। एंड वो लोग जो कि अभी नए थे, यंग थे, उनका एक अलग ग्रुप बनाया जाएगा। सो ये जो बुढ़ा दल था ये उन लोगों की आर्मी थी जो कि वेटरन थे, एक्सपीरियंस्ड थे आर्मी में। एंड जो तरुणा दल था ये उन लोगों का ग्रुप था आर्मी का जो एक यंग पर्सन थे, अभी इनएक्सपीरियंस्ड थे। ओके, इससे पहले ना जब गुरु गोविंद सिंह जी एंड बंदा बहादुर जी मुगल्स के अगेंस्ट लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, इट मीन्स कि उनके अपने फाइटिंग ग्रुप्स होंगे, तो सिखों के भी एक ग्रुप्स बने हुए थे जो कि फाइट करते थे इन मुगल्स के अगेंस्ट। उनको बोलते थे बैंड्स,
जहाँ तो इनको बैंड्स बोलते थे, इनके लिए एक और नाम यूज करा जाता है जथाज, JATTHAS। तो ये उन ग्रुप्स को नाम दिया जाता था। अब जितने भी ये ग्रुप्स होंगे ना, ये सारे के सारे अब दल खालसा में ऐड हो जाएंगे। तो ये दल खालसा जो होगा, ये ग्रुप एक मेन बना था, ये आगे जाके और भी ज़्यादा कंसोलिडेट हो जाएगा और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जितने भी सिखों के फाइटिंग ग्रुप्स थे, जितने भी बैंड्स और जथास थे, सारे के सारे इस दल खालसा में ही आ जाएंगे। सबको ये अपने में इंक्लूड कर लेगा। वो बात अलग है कि ये भी ग्रुप आगे दो सेक्शंस में बटेगा, बुढ़ा दल एंड तरुणा दल, बट ये काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेटेड एंड एक स्ट्रांग ग्रुप बनेगा। अब इस टाइम पर ना हमें पता है कि पहले नादिर शाह भी इंडिया को इन्वेड करता है ना, लूटता है। उसके बाद फिर अहमद शाह अब्दाली भी। तो अहमद शाह अब्दाली की इन्वेजन्स भी हो रही थी इंडिया में। उसके साथ ही जो मुगल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन थी वो भी वीक हो चुकी थी। मुगल्स का जो कंट्रोल था अपने एरियाज के ऊपर, अपने रीजन्स के ऊपर, वो भी वीक पड़ चुका था। तो इन सारी चीज़ों का फ़ायदा कौन उठाते हैं? एक तो अंग्रेज, है ना। अंग्रेज ये जो लॉ लेसनेस की कंडीशन बनी हुई थी, वीक मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, जो एक्सटर्नल इन्वेजन्स हो रही थी उसकी वजह से, तो उसका फ़ायदा अब अंग्रेज़ भी उठा रहे थे। उसके साथ ही जो लोकल रीजनल पावर्स थी उनका भी ग्रोथ हो रहा था। हमने देखी है ना, डिफरेंट हमने पावर्स कवर करी थी कि कैसे रीजनल पावर्स का ग्रोथ होता है। तो उन सबके रीजंस यही बनते हैं। अब इन रीजनल पावर्स में से एक थी सिखों की पावर। इन्हीं का भी ग्रोथ होता है। किसकी वजह से? एक तो एक्सटर्नल इन्वेजन्स की वजह से, दूसरा क्योंकि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग नहीं था उसकी वजह से। 18th सेंचुरी में ये दल खालसा ग्रुप और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। कैसे? एक तो देखिए पहले सारे के सारे बैंड्स, जितने भी फाइटिंग बैंड्स थे इसमें आ गए, है ना। उसके साथ ही दो चीज़ें थी सिखिज्म में, एक थी सरबत खालसा एंड एक सेकंड चीज़ थी गुरमता। दोनों ही रिलेटेड हैं, सरबत खालसा एंड गुरमता। सो क्या होता था, जितने भी इस दल खालसा में बैंड्स थे, जितने भी इसमें सिखिज्म के जो भी मेंबर्स थे, जो भी फाइटिंग बैंड्स थे, ये सारी की सारी मीटिंग्स अटेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमारी एक ऑफिशियल मीटिंग किसी एक पर्टिकुलर जगह पर होगी। उस मीटिंग को बोला जाएगा, जो कि फॉर्मल मीटिंग होगी। उसका नाम है सरबत खालसा, जिसका मतलब है ऑल ऑफ खालसा। मतलब दल खालसा के जितने भी मेंबर्स हैं सारे के सारे इस मीटिंग को अटेंड करेंगे, ऑल ऑफ खालसा। अब इस मीटिंग में जो भी रेजोल्यूशंस पास करे जाएंगे, जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे, उसको बोला जाएगा गुरुमता। दैट इज गुरुज डिसीजन, गुरु का डिसीजन। क्योंकि देखिए अब गुरु ग्रंथ साहिब जी को सिखिज्म में गुरु मान लिया गया था उस टाइम पर। तो अब जितने भी डिसीजंस लिए जाते थे इस सरबत खालसा मीटिंग में, उसको वर्ड दिया जाता था उन सारे डिसीजंस को गुरुज डिसीजन, दैट इज गुरुमता। तो अब इस फॉर्मल मीटिंग्स की वजह से, इन सारे डिसीजंस की वजह से आगे फिर दल खालसा 18th सेंचुरी में और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पर जो सिखिज्म में जितने भी एरिया जो सिखों के कंट्रोल में थे, वहाँ पर टैक्सेशन का भी टैक्स सिस्टम भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। इस टैक्सेशन की वजह से इनके पास अब क्या आएगा? पैसा। अच्छा, इनका जो टैक्स सिस्टम था वो कैसा था? जितने भी सिखों के अंडर थे एरियाज, वहां पर टैक्स लगाया जाता था कि वहां के जो कल्टीवेटर्स थे, जो भी फार्मर्स वगैरह थे, उनको बोला जाता था कि आप अपने प्रोड्यूस का, जो भी उनका हार्वेस्ट होगा, उसका 20% एज टैक्स दो। एंड फिर जो उस एरिया में फार्मर्स होंगे, कल्टीवेटर्स होंगे, ये जो जितने भी बैंड्स होंगे, ये इन फार्मर्स को प्रोटेक्ट करेंगे। मतलब कि आप हमें 20% अपने अपने प्रोड्यूस का दो, अपनी जो हार्वेस्ट है उसका दो, रिटर्न में हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, जो कि आउटसाइड इंटरफेरेंस है उससे, जो भी अनारकी फैली हुई है उससे, जो लड़ाइयाँ होती हैं उससे, मुगल्स से भी प्रोटेक्शन देंगे, ऑब्वियसली अंग्रेजों से प्रोटेक्शन देंगे। तो यहाँ पर एक टैक्सेशन का सिस्टम भी आ जाता है। तो ऐसे ही फिर ये दल खालसा और भी कंसोलिडेट होगा। आगे जाकर फिर ये जो दल खालसा होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा मिसल्स में। मिसल जो वर्ड है, स्पेक्ट्रम में इसका मीनिंग दिया गया है। ये एक अरेबिक वर्ड है। इसका मतलब है इक्वल और अलाइक
मीन्स कि जितने भी इस बैंड, जो भी बैंड के ग्रुप आए हैं, फाइटिंग ग्रुप आए हैं इस दल खालसा में, सारे के सारे जो मेंबर्स होंगे वो इक्वल होंगे, अलाइक होंगे। दूसरा इसका मतलब होता है स्टेट, एंड हमारे लिए ये जो वर्ड यूज हो रहा है अभी मिसल का, वो है स्टेट ही यूज हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ये दल खालसा कंसोलिडेटेड होके मिसल्स में कन्वर्ट होगा, तो ये जितनी भी मिसल्स बनेंगी, 12 मिसल्स बनती हैं, जो भी पंजाब का एरिया होता है इनका, वहां पर 12 मिसल्स बनती हैं। इनके अपने एरियाज होंगे, अपना इनका टैक्सेशन सिस्टम होगा ऑब्वियसली, क्योंकि सारे एरियाज में सिखों का रूल होगा, तो यहाँ पर इनका जो पॉलिटिकल सेटअप होगा, सोशल और कल्चरल सेटअप होगा, वो एक जैसा ही होगा। इकोनॉमिक सेटअप भी इनका एक जैसा ही होगा। तो मिसल का मीनिंग हमारे लिए स्टेट होगा अभी के लिए। सो 1763 से लेकर 1773 में अब ये जो मिसल्स हैं ये पंजाब के डिफरेंट एरियाज को रूल करेंगी। 12 मिसल बनती हैं, पंजाब के डिफरेंट एरियाज इनको अलॉट हो जाते हैं, उन एरिया को ये लोग रूल करते हैं। अब वो एरियाज एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। इस मैप में जितना भी एरिया है ये सारा मिसल्स का एरिया है। इसमें देखिए जैसे कि स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है, ईस्ट की साइड सहारनपुर, ओके यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, बट ईस्ट की साइड सहारनपुर है आज के टाइम पर उत्तर प्रदेश में, तो इस साइड वाला एरिया भी कवर हो जाएगा जो कि आज के पंजाब में आएगा, हमारे इंडिया का पंजाब। उसके बाद सहारनपुर ईस्ट में, एंड वेस्ट में देखिए तो देखिए उस टाइम पर क्योंकि पाकिस्तान भी इंडिया में ही आता था, तो ये रहा पेशावर। तो यहाँ पर कहीं है एटक। एटक जो रीजन होगा ये मिसल्स का वेस्टर्न बाउंड्री बनेगा, तो ईस्टर्न साइड पर क्या है सहारनपुर, वेस्टर्न साइड पर है एटक। जो कश्मीर के साइड का एरिया है जो कि नर्दर्न बाउंड्री बनेगा, माउंटेनस एरिया, ये मिसल्स का नर्दर्न बाउंड्री बनेगा। एंड ऐसे ही यहाँ पर है देखिए मुल्तान, ये इनका बनेगा सदर्न बाउंड्री। तो ये जो एरिया होगा इतना एरिया मिसल्स ने कवर कर रखा था, ये सिखों का एम्पायर बनेगा उस टाइम पर। ऑब्वियसली रंजीत सिंह जी आगे जाकर इन मिसल्स को कंसोलिडेट करेंगे, साथ में लेके आएंगे, क्योंकि इनका अपना अपना जितनी भी ये मिसल्स थी अपना इनका एरिया रहता था, अपना इनका एक रूलर, चाहे ये लोग कल्चरली सेम जैसे थे क्योंकि हर एक जगह पर सिखिज्म सिखों का ही रूल था, है ना। तो इन मिसल्स में चाहे ये लोग कल्चरली सेम जैसे थे, सोशली भी और इकोनॉमिकली भी एक जैसे थे, बट स्टिल ये लोग डिवाइडेड थे। इतनी ज्यादा यूनिटी इन लोगों में नहीं होगी, आगे जाके हम ये भी देखेंगे। तो फिर रंजीत सिंह ही इनको एक साथ लेके आने का काम करते हैं, एंड जो सिख एम्पायर होगा उसको और ज्यादा एक्सपैंड करते हैं। तो ये जितना भी ये पर्पल कलर का एरिया है यहाँ पर, ये सारे का सारा अब रंजीत सिंह के कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये आगे जाकर फिर ये और ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे अपने एरियाज़ को। जब रंजीत सिंह का बर्थ होगा उस टाइम पर टोटल मैंने आपको बताया कि 12 मिसल्स थी। उन मिसल्स के नाम दिए गए हैं स्पेक्ट्रम में, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, बट ये नाम उतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी के लिए, तो एटलीस्ट नहीं है, हो सकता है वनडे एग्जाम्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो। तो आलूवलिया मिसल, भंगई, डल्लेवाल, फैजलपुरिया मिसल जो कपूर सिंह फैजलपुरिया जिन्होंने पहले इस दल खालसा बनाया था, तो देखिए वो भी एक मिसल का ही पार्ट थे। कपूर सिंह फैजलपुरिया मिसल से आते थे। ऐसे कन्हैया मिसल, करोड़ सिंघिया, नकई, निशानिया, फूलकिया, रामगढ़िया, शुकर चकिया एंड शहीद मिसल। अब ये जो शुकर चकिया मिसल थी इसके पार्ट थे रंजीत सिंह के फादर थे महान सिंह। ये महान सिंह शुकर चकिया मिसल के लीडर थे। तो इनके बेटे अब है रंजीत सिंह, इनकी डेथ हो जाएगी, बट जो रंजीत सिंह थे एक शार्प पर्सन थे जिन्होंने पॉलिटिकल अफेयर्स में बहुत एक अर्ली एक्यूमेंट शो करा, मतलब कि छोटी एज से ही एक टैलेंटेड पर्सन थे। इन्होंने देखिए छोटी एज से ही ना वॉर्स वगैरह लड़कर बहुत सारे एरियाज को अपने कंट्रोल में ले लिया था। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी का यूज करा, मतलब बहुत रूथलेस पॉलिसी के जबरदस्ती से ना बेसिकली एरियाज को अपने कंट्रोल में ले लेना, एंड जो इनके अगेंस्ट गया उनको ये उनका मर्डर कर देना। तो ऐसी पॉलिसी का इन्होंने यूज करा। तो देखिए अच्छा स्पेक्ट्रम में दिया गया है कि जो मिसल्स थी उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था गुरमता संघ। जो मैंने आपको पहले बताया वो सरबत खालसा एंड गुरमता का कॉन्सेप्ट वही सेम चीज है। ये जो भी ये सारा पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक सेटअप था
के उन मीटिंग्स को अटेंड करना एंड गुरमता लेना, दैट इज़ जो रेजोल्यूशंस डिसीजंस लेना, इस सारे सेटअप को बोल दिया जाता था गुरमता संघ। सो मिसल सिस्टम भी इसी सेटअप के ऊपर ही बेस्ड था। एंड जो रंजीत सिंह थे वो शुकर चकिया मिसल के ही पार्ट थे। इनके फादर की डेथ के बाद ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल लेंगे। अच्छा, एक चीज़ रह गई, जितने भी ये सिख थे ना, ये खुद को सोवरन डिक्लेयर करेंगे कि हमारे एरियाज़ के ऊपर जितना भी ये, जब मिसल्स का टाइम आ जाएगा, कि ये लोग कहेंगे कि हमारा सोवरन रूल है अपने एरियाज़ के ऊपर। एंड ये लोग कैसे शोकेस करेंगे, कैसे बताएंगे, अपनी करेंसी मिंट करके। ये लोग अपनी एक करेंसी इशू करेंगे, कॉइन्स इशू करेंगे बेसिकली। उन कॉइन्स का नाम भी आपने याद रखना है। ओके, एक तो है नानक शाही, एंड दूसरा कॉइन का नाम है गोविंद शाही। तो देखिए, ये ना इनका अपना वे था ये बताने का कि हमारा अपने रीजन के ऊपर, अपने मिसल वाले एरियाज के ऊपर हमारा इंडिपेंडेंट कंट्रोल है। यहाँ पर ना तो अंग्रेजों का कोई इंट्रूजन होना चाहिए, ना ही मुगल्स का कोई भी इंट्रूजन होना चाहिए। एंड इसीलिए ही इन्होंने अपनी एक इंडिविजुअल अपनी ही इंडिपेंडेंट करेंसी इन्होंने इशू कर दी थी, नानक शाही एंड गोविंद शाही क्वाइन। ओके, अब जब हम देखिए जो रंजीत सिंह है ना, इनके टाइम पर जो मिसल्स होंगी, जो 12 मिसल्स होंगी, उनमें डिसइंटीग्रेशन सा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उनमें भी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। ऊपर से देखिए, जब हम मिसल्स का ये वाला बाउंड्रीज देखें तो किस साइड से घिरा हुआ है, एक साइड है अफगानिस्तान, दूसरी साइड देखिए यहाँ पर सिंध में अब अंग्रेजों का राज है ना, इस साइड दिल्ली होगा, तो यहाँ पर मुगल्स भी हैं, है ना। ये लोग मुगल्स के अगेंस्ट तो वॉर्स वगैरह लड़ ही रहे हैं। अंग्रेज जो हैं वो ऑलरेडी बहुत सारे एरियाज को अपने कंट्रोल में ले रहे हैं, तो इनको भी अब ये दूर रखना चाहते हैं। अफगानिस्तान जो है, यहाँ पर देखिए ऑलरेडी पावर स्ट्रगल चल रहा है। हमने देखा था ना कि कैसे यहाँ पर जो दोस्त मोहम्मद है, इनकी रंजीत सिंह के साथ फ्रेंडशिप रहेगी। तो जब ये अंग्रेज दोस्त मोहम्मद को हटाना चाहेंगे तो उस चीज़ में रंजीत सिंह इनका साथ नहीं देंगे। बट आगे रंजीत सिंह जी की ही ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि उनको ये चीज़ अपनी माननी पड़ती है। ट्राईपार्टाइट ट्रीटी वो साइन करते हैं, एंड जो शाह शुजा होगा उसको यहाँ पर एक रूलर बनाने का डिसीजन लिया जाता है। ये चीज़ें होती हैं आगे जाके, है ना। बट जो भी डिसइंटीग्रेशन का सिचुएशन फैला हुआ था, अफगानिस्तान में प्रॉब्लम चल रही थी, अंग्रेज़ों और मुगल्स की भी प्रॉब्लम चल रही थी, इन सारी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कौन करते हैं? रंजीत सिंह जी। वो यूज़ करते हैं पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। इस पॉलिसी के थ्रू वो मैक्सिमम एरिया अपने लिए कार्व करते हैं। ये एरिया अब उनका रंजीत सिंह जी का एरिया बन जाएगा। देखिए यहाँ पर ये है शुकर चकिया मिसल। तो इन सारे एरियाज की साइड ये अपना एक्सपेंशन करना स्टार्ट कर देते हैं विद पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। सो बेसिकली जितना भी ये सेंट्रल पंजाब होगा, अब ये जो सेंट्रल पंजाब है इसमें उस टाइम का पाकिस्तान का पंजाब भी आएगा, जो हमारा इंडिया का पंजाब है वो भी आएगा। तो सेंट्रल पंजाब का रीजन जो होगा वो किंगडम बन जाएगा रंजीत सिंह का किंगडम। अब देखिए, जो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी है, इसका मतलब क्या रहता है कि जितनी भी टेरिटरीज हो सके उनको आप अटैक करो, चाहे सामने वाली पार्टी ने आपको प्रवोक करा हो या ना करा हो, वो मैटर नहीं करता। जस्ट आपको टेरिटरीज के ऊपर अटैक करना है, एंड उसके लिए आपको कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं देना है कि आपने वो अटैक क्यों करा है, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आपको किसी भी अदर पार्टी ने प्रवोक नहीं करा है। जैसे देखिए, अंग्रेजों की रीजनल पावर्स के साथ बहुत सारी लड़ाइयाँ होती थी। हमने उनकी माइसोर के साथ कार्नेटिक वॉर्स देखी, कहीं ना कहीं किसी न किसी साइड से प्रोवोकेशन तो आता ही था ना, क्योंकि कभी जो फ्रेंच वाले होंगे उन्होंने जो अंग्रेजों की बोट्स वगैरह को कैप्चर कर लिया, जो छोटे छोटे एरियाज को कैप्चर कर लिया। बट ये जो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी है, इसमें कहीं भी कोई पार्टी एक दूसरे को प्रोवोक नहीं कर रही है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि अटैक क्यों करा गया है। जस्ट एक ही पर्पस है कि मैक्सिमम टेरिटरीज को एनेक्स करना है, एंड उसके लिए किसी थर्ड मतलब लोगों का मर्डर भी हो सकता है। सो इतनी रूथलेस पॉलिसी जो थी रंजीत सिंह जी ने फॉलो करी, एंड इस पॉलिसी के थ्रू उन्होंने सेंट्रल पंजाब का जो एरिया है वो अपने लिए कार्व आउट कर लिया। 1799 में फिर रंजीत सिंह जी लाहौर के गवर्नर बन जाएंगे, एंड इस चीज़ को रिकग्नाइज करेंगे अफगानिस्तान के जो रूलर होंगे उस टाइम पर, जमन शाह। इनका नाम हम लास्ट वीडियो में भी
देख चुके हैं जमन शाह का नाम जब सिंध का कॉन्क्वेस्ट हुआ था, और मैंने ये भी बताया था कि क्यों अफ़गानिस्तान का इम्पोर्टेंस रहता है सिंध के एरिया में भी, पंजाब के एरियाज़ में भी। ये मैं ऑलरेडी सारी चीज़ें लास्ट वीडियो में, जो हिस्ट्री की वीडियो थी सिंध के कॉन्क्वेस्ट के टाइम, वो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ओके, एंड 1805 का टाइम आते आते रंजीत सिंह जम्मू एंड अमृतसर को भी कॉन्कर कर लेंगे, ये एरिया को भी अक्वायर कर लेंगे। सो जो एक पॉलिटिकल कैपिटल बनेगी, जिस जगह पर पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जाएंगे, वो बनती है रंजीत सिंह जी के लिए लाहौर। एंड एक ऐसे ही रिलीजियस कैपिटल भी बनती है, वो बनती है अमृतसर। तो 2 कैपिटल्स बन जाती हैं रंजीत सिंह के टाइम पर। ओके, अब इनके डोगरास एंड नेपालीस के साथ भी इनके साथ भी इनके रिलेशंस अच्छे रहते हैं। एंड रंजीत सिंह की आर्मी में भी ये लोग एनालिस्ट होते हैं, इन लोगों को भी आर्मी में लिया जाता है। मैंने आपको बताया कि मिसल्स को एक साथ लेके आने का काम भी रंजीत सिंह जी ही करते हैं। ब्लड एंड आयरन के थ्रू, इस पॉलिसी के थ्रू सेंट्रल पंजाब का जो एरिया है इनके कंट्रोल में आ जाता है। अब ये करने के लिए भी इनको पहले मिसल्स को एक साथ लेके आना था, है ना। मिसल्स को देखिए कैसे लेके आते हैं, क्या पॉलिसी यूज करते हैं। 12 मिसल्स थी, तो कुछ मिसल्स के साथ ये करेंगे मैट्रिमोनियल अलायंस और मैरिटोरियल अलायंस, बेसिकली शादी करना। तो ये क्या करते हैं कि जो कन्हैया एक मिसल थी एंड नकई मिसल, इन दोनों मिसलों के साथ ये करते हैं मैरिटोरियल और मैट्रिमोनियल अलायंस। मतलब कि इनकी यहाँ की जो लड़कियां हैं उनके साथ ये लोग ये शादी कर लेंगे रंजीत सिंह जी। कुछ मिसल्स के साथ ये मिलिट्री अलायंस करेंगे। ये ना ये तरीके हैं, इनके वेज हैं जिससे ये मिसल्स को कंसोलिडेट करते हैं। जैसे कि नकई एक मिसल थी, उसके साथ भी ये मिलिट्री अलायंस भी करेंगे एंड मैरिटोरियल अलायंस भी करेंगे। ऐसे फिर ये डिप्लोमेसी भी यूज करते हैं, है ना। पर्सनैलिटी तो इनकी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, तो ये डिप्लोमेसी का भी यूज करते हैं। फिर उसके साथ ही मिलिट्री कैंपेन्स करेंगे ये, कन्हैया मिसल के साथ मिलकर भंगई मिसल को हराएंगे ये। तो देखिए ये एक मिसल को हराने के लिए दूसरी मिसल का भी यूज कर रहे हैं। तो इन सारे वेज से अब ये मिसल्स को साथ में लेके आते हैं, अपना एरिया एक्सपैंड करते हैं। देखिए ये जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सिंध के थ्रू अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करना था, है ना। सिंध को उन्होंने कॉन्क्वेस्ट कर लिया, सिंध को कैप्चर कर लिया। अब देखिए अगर आप ये मैप देखते हो, ओके पहले ना हमने लास्ट वीडियो में इस मैप के थ्रू हमने देखा था कि कैसे जो नेपोलियन था वो रशिया के साथ मिलकर लैंड रूट के थ्रू पर्शिया, है ना, ये जो पर्शिया है उस टाइम, आज के टाइम पर ये ईरान है, तो यूएसएसआर हो गया रशिया वाला एरिया, है ना। तो जो नेपोलियन है जो कि फ्रांस का था, तो इस लैंड रूट के थ्रू वो अफगानिस्तान, दैट इज जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है, यहाँ पर पहुंचेगा। एंड नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में पहले क्या आएगा, देखिए इस साइड सिंध भी है, एंड यहाँ पर कहीं इस साइड लाहौर का एरिया है, दैट इज रंजीत सिंह का एरिया है, एंड आगे है फिर ब्रिटिश राज, है ना। तो इस लैंड रूट के थ्रू जो नेपोलियन बोनापार्टे एंड जो रशिया था ये मिलकर इन्वेड करना चाहते थे इंडिया को। एंड जो ब्रिटिशर्स थे उनके लिए यही प्रॉब्लम थी। तो उनको क्या चाहिए, उनको सिंध चाहिए था एज अ बफर स्टेट। ऐसे ही उनको रंजीत सिंह का एरिया भी चाहिए था कि अगर अटैक होता है तो पहले सिंध वाला एरिया आगे होगा, है ना, ब्रिटिशर्स का तो एरिया बाद में आता है। तो पहले वो सिंध वाले एरिया में पहुंचेंगे एंड उसके साथ ही होगा रंजीत सिंह का एरिया। सिंध को तो इन्होंने कैप्चर कर लिया, है ना, तो सिंध को ये एज बफर स्टेट यूज करेंगे। अब बचा रंजीत सिंह का एरिया। रंजीत सिंह उस टाइम पर थे स्ट्रांग, तो जब तक ये अटैक नहीं हुआ था, जब तक ये फ्रैंको रशियन, मतलब कि फ्रांस वाला जो नेपोलियन बोनापार्टे हैं, रशिया के साथ उन्होंने मिलकर अटैक नहीं करा था, तब तक, जब तक ये सिचुएशन बनी हुई थी कि अटैक हो सकता है, तब तक इंग्लिश के लिए ये चीज़ ना एक प्रॉब्लम थी। अब इंग्लिश फिर क्या करते हैं, ये भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे अपने ऑफिसर्स को डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में भेजते हैं। सिंध के रूलर के पास भी भेजेंगे, ऐसे ही रंजीत सिंह के पास भी भेजेंगे, देन अफगानिस्तान के रूलर के पास भी भेजेंगे, है ना। ईरान जो कि आज के टाइम पर्शिया है, वहां पर भी इनका एक ऑफिसर होगा, वो जाएगा, है ना। ये चीजें हमने लास्ट टाइम देख ली थी हिस्ट्री की वीडियो में। ऐसे ही एक पर्सन जाएगा। अब इस डर की वजह से, है ना, कि जो फ्रैंको रशियन अटैक है वो लैंड रूट के थ्रू हो जाएगा, इस डर की वजह से फिर एक पर्सन जाएगा मैटकैल्फी। अब वो जाएगा रंजीत सिंह जी के पास।
तो इस टाइम तक जो गवर्नर जनरल हैं वो हैं लॉर्ड मिंटो। ये चार्ल्स मैटकैल्फी को भेजते हैं लाहौर में है रंजीत सिंह जी। तो देखिए इनके साथ ये भेजते हैं कि आप एक ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव अलायंस साइन करो, है ना, रंजीत सिंह के पास। रंजीत सिंह इस चीज के लिए एग्री नहीं करेगा। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि देखिए अभी तक ना रंजीत सिंह की पोजीशन स्ट्रांग है, चाहे ब्रिटिशर्स ने सिंध को कैप्चर कर लिया है, बट रंजीत सिंह की सिचुएशन अभी तक स्ट्रांग है, वो उतने ज्यादा वीक नहीं पड़े हैं अभी तक, आगे जाके वो भी वीक पड़ जाएंगे। सो रंजीत सिंह क्या ऑफर करते हैं कि एक तो जब भी सिखों की अफगानिस्तान के साथ वॉर होगी उस केस में जो इंग्लिश होंगे वो न्यूट्रल रहेंगे, ठीक है, उनका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। एंड ऐसे ही पूरे के पूरे पंजाब में, एंटायर पंजाब में रंजीत सिंह ही एक सोवरन रूलर होंगे। इनफैक्ट उसमें सिस सतलुज टेरिटरीज को भी, दैट इज जो मालवा एरिया होगा उसको भी इंक्लूड करा जाएगा। अब दो चीजें रहती हैं, सिस सतलुज एंड सिस सतलुज एंड ट्रांस सतलुज। ओके, मैं आपको ना सिस सतलुज बताती हूँ। इसका मतलब है ये वाली है सतलुज रिवर, है ना, तो जितनी भी सदर्न साइड की बाउंड्रीज होंगी, जो भी सदर्न साइड के एरियाज होंगे वो आ जाएंगे सिस सतलुज में। तो अब रंजीत सिंह जी ने डिमांड क्या करा है कि जितना भी सिस सतलुज का एरिया है, एक तो पंजाब के वो सोवरेन रूलर रहेंगे, ऐसे ही जो सदर्न साइड की बाउंड्रीज हैं, देखिए सदर्न साइड अगर आप इस मैप को देखो तो नॉर्थ साइड पर ये बन जाता है रंजीत सिंह जी का एम्पायर, जो सदर्न साइड है यहाँ पर क्या है आगे ब्रिटिशर्स। तो रंजीत सिंह का क्या कहना था, इस जब मैटकैल्फी को भेजा जाता है कि ऑफर क्या देते हैं कि एक तो एंटायर पंजाब का जो एरिया होगा उसमें भी रंजीत सिंह का राज होगा, आगे जो सिस सतलुज टेरिटरीज हैं उनके ऊपर भी रंजीत सिंह का ही राज होगा। अब ये चीज ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स को एक्सेप्टेड नहीं होंगी, तो नेगोशिएशंस फिर फेल हो जाती हैं और ये अलायंस नहीं बन पाती है। बट आगे जाके फिर क्या होगा, धीरे धीरे फिर नेपोलियन का जो ये एक डर था कि नेपोलियन बोनापार्टे रशियंस के साथ मिलकर इंडिया को इन्वेड करेगा, ये जो डर था ये रिसीड हो जाता है। मतलब अब ये डर खत्म हो जाता है। कैसे खत्म हो जाता है? क्योंकि नेपोलियन बोनापार्टे जो था वो ऑलरेडी हार रहा था बहुत सारी वॉर्स में, तो ये डेंजर जो था इंग्लिश के लिए अब खत्म हो जाता है। जैसे ही ये डेंजर खत्म होता है इंग्लिश और ज्यादा असर्टिव बन जाएंगे। अब ब्रिटिशर्स रंजीत सिंह को फोर्स करेंगे ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन करने के लिए। ये ट्रीटी साइन होती है अप्रैल 25, 1809 में। इसको मिंटो मैटकैल्फी ट्रीटी भी बोला जाता है। मिंटो उस टाइम पर गवर्नर जनरल थे एंड मैटकैल्फी जिस पर्सन को रंजीत सिंह जी के पास भेजा जाता है चार्ल्स मैटकैल्फी को ट्रीटी साइन करने के लिए। तो अब ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होती है। इस ट्रीटी के बाद रंजीत सिंह जी की जो एम्बिशंस होंगी, देखिए वो अपने एरियाज को सिस सतलुज एरियाज तक लेके जाना चाहते थे, है ना। वो मालवा का जो एरिया जो अभी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आने वाला था या फिर आ गया था, है ना, उसको अपने एरिया में इंक्लूड करना चाहते थे। बेसिकली एक राइट चाहते थे कि अगर रंजीत सिंह को अपने एरियाज को सदर्न साइड को एक्सटेंड करना हो तो उसमें इंग्लिश इंट्रूजन नहीं करेंगे, इंग्लिश इंटरफियर नहीं करेंगे। अब इस ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बाद रिवर सतलुज ही एक बाउंड्री बन जाती है रंजीत सिंह के बीच एंड जो कंपनी है, दैट इज जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनके बीच, है ना। तो अब सतलुज ही एक बाउंड्री बन चुका है। तो जो रंजीत सिंह की एम्बिशन थी सिस सतलुज टेरिटरीज को कैप्चर करने की, वो एम्बिशन भी चेक हो जाती है, वो एम्बिशन खत्म हो जाती है। तो अब रंजीत सिंह जो होंगे, जो अपना वो सारा ध्यान होगा वो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया की साइड ही लगाएंगे और वेस्टर्न साइड पर ही लगाएंगे। एंड इसके चलते फिर वो देखिए मुल्तान को भी कैप्चर करेंगे 1818 में, देन कश्मीर को 1819 में कैप्चर करेंगे एंड पेशावर को वो कैप्चर करेंगे 1834 में। ओके, देखिए अब पेशावर एंड कश्मीर ये सारे एरियाज ना ट्रांस सतलुज में आते हैं। दो चीज़ें मैंने आपको बोली थी ना, सिस सतलुज मतलब कि जो सतलुज के सदर्न साइड के एरियाज होंगे, ट्रांस सतलुज जो कि हिमालयन साइड के एरियाज होंगे या फिर जो नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज होंगे। तो सतलुज के अगर नॉर्थ वेस्टर्न साइड या फिर हिमालयन साइड अगर कोई एरियाज हैं तो वो ट्रांस सतलुज में आएंगे। तो पेशावर, मुल्तान एंड कश्मीर, इन एरियाज को अब क्योंकि ये वेस्टर्न साइड पर हैं, इनको रंजीत सिंह कैप्चर कर लेंगे। ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बाद अब वो सदर्न साइड पर नहीं जा पाएंगे। इसके साथ ही एक और ट्रीटी भी साइन होती है जून 1838 में,
ट्राईपार्टाइट ट्रीटी, ये मैं आपको जब हमने सिंध का कॉन्क्वेस्ट देखा था, है ना, तब मैंने आपको बताया था, पूरा एक्सप्लेन करा था, इसके रीजंस भी दिए थे कि क्यों रंजीत सिंह कुछ कुछ सिचुएशंस की वजह से रंजीत सिंह ये ट्राईपार्टाइट ट्रीटी साइन करते हैं इंग्लिश के साथ। तो आई होप वो लास्ट की वीडियो आपने देख ली होगी। अगर कोई फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ एक बार जो लास्ट सिंध का कॉन्क्वेस्ट है उसमें जाकर देखिए। तो मैंने ट्राईपार्टाइट ट्रीटी के रीजंस भी बताए हैं, क्या बेनिफिट था रंजीत सिंह जी को वो भी बताया है, जिसकी वजह से फिर वो ये ट्रीटी साइन करते हैं। इस ट्रीटी में लेकिन एक चीज़ रखी जाती है, देखिए जो इंग्लिश थे वो अफगानिस्तान की तरफ आगे जाना चाहते थे, है ना, तो हमने एंग्लो अफगान वॉर्स भी देखनी है। लेकिन दोस्त मोहम्मद जो इस टाइम तक रंजीत सिंह के, उनके साथ दोस्त मोहम्मद जो कि अफगानिस्तान के रूलर थे, आमिर थे, इनके अच्छे रिलेशंस थे रंजीत सिंह के साथ। इस ट्रीटी में रंजीत सिंह को बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं ट्राईपार्टाइट ट्रीटी में, बट एट द सेम टाइम एक कंडीशन भी वो रखते हैं कि दोस्त मोहम्मद को अटैक करने के लिए जो ब्रिटिशर्स होंगे वो रंजीत सिंह की टेरिटरीज को यूज नहीं करेंगे, मतलब उसके थ्रू उनकी टेरिटरीज के थ्रू पैसेज नहीं होगा ब्रिटिश आर्मी का। बट आगे जाके आप देखोगे कि कैसे रंजीत सिंह ही खुद ही ब्रिटिशर्स के साथ मिलेंगे वो, एंड अफगानिस्तान के ऊपर फिर अटैक करा जाएगा। अब ये चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड साथ में ही सारी की सारी जो वॉर्स हैं, एंग्लो सिख वॉर हैं दोनों, वो भी कवर करेंगे। सो 1809 से लेकर 1839 तक जो रंजीत सिंह है उसके ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो रिलेशंस होंगे वो आगे डिटीरियोरेट ही होंगे इनके रिलेशंस। और देखिए आगे जाके फिर रंजीत सिंह की अपनी पोजीशन ही वीक बन जाती है, हमने देख ही लिया। क्योंकि वीक कैसे बनती है, एक तो ये जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ब्रिटिशर्स ऑलरेडी असर्टिव थे, फिर जो एक ही तो इनका डर था, है ना, कि अफगानिस्तान वाला जो रास्ता है उसके थ्रू, और जो पर्शिया का रास्ता है उसके थ्रू फिर जो नेपोलियन है रशिया के साथ मिलकर अटैक कर देगा। जब वो डेंजर ही चला गया तो अब इनके लिए कोई खतरा रहा ही नहीं था, कोई भी डेंजर नहीं था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, और रंजीत सिंह को ही कंपेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनकी पोजीशन जो होगी वो आगे जाके वीक बन जाएगी। बट रंजीत सिंह को पता था कि उनकी पोजीशन वीक हो रही है, स्टिल इन्होंने ऐसा कोई भी ट्राई नहीं करा कि जो बाकी के दूसरे इंडियन प्रिंसेस हैं उनके साथ मिलकर कोई अलायंस बनाई जाए एंड कुछ स्टेप्स लिए जाएं जिससे पावर का बैलेंस हो सके। तो ये चीज़ें रंजीत सिंह जी ने नहीं करी। इनकी डेथ हो जाएगी जून 1839 में ही। उसके बाद फिर जो सिख एम्पायर था, जो भी पंजाब का ये एम्पायर बना हुआ था, उसका डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा।